Ala Hazrat Play and Public School. Modern education with moral values. Admission open for session 2023-24 in nursery to grade 3. Case pattern with Quran and Diniyat. We offer moral values, quality education, digital classrooms and fun activities, limited seats. Ala Hazrat Play School near KGN Masjid, Rahmat Nagar, Chandrapur. Contact 7620535751. Ala Hazrat Play School congratulates Vidarbha Best Video News Digital Channel Parthashar Samachar on completing 2 years successfully and giving best wishes for many years to come. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कलमेश्वर के सेंटर पर तांत्रिकी गड़बड़ के चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में आ गया है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा फिर से ली जाए, ऐसी मांग पालकों ने पत्र परिषद लेकर की है। इस पत्रकार परिषद में विद्यार्थी दिशा नशीन और उसके पिता सुरेश नशीन के साथ युवा सेना जिला प्रमुख शिवसेना के विक्रम राठौड़, माजी शहर प्रमुख राजेश तुमसरे, उप शहर प्रमुख मनोज साहू, ओम प्रकाश साहू, एडवोकेट सचिन गुप्ता, नेहा यादव, कलार समाज के अध्यक्ष किशोर शिवहरे और इंद्रजीत सिंह भल्ला उपस्थित थे। कलमेश्वर स्थित जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सर्वर डाउन होने के कारण कोई भी छात्र छात्राओं के बारे में आधिकारिक जानकारी देने को तैयार नहीं था, इसलिए MBA CET ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर कई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए। जिन्हें परीक्षा देने का मौका मिला उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे आधे घंटे तक उन्हें फिजिकल पेपर नहीं दिए गए जो कि देना अनिवार्य होता है। बीच में सर्वर डाउन होने से उन्हें अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया, जबकि बाकी परीक्षा केंद्रों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते इस केंद्र के परीक्षार्थियों का चयन खतरे में पड़ गया। उस वजह से बच्चों के अभिभावकों ने इन परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाए, ऐसी मांग की है। कई बच्चों की इस तनाव की वजह से तबीयत बिगड़ने की भी सूचना प्राप्त हुई है। मेरा नाम दिशा नशीन है। आज मेरी MBA CET की एग्ज़ाम थी, तो जैसे हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, हमें एग्ज़ाम के पहले ही रफ शीट दे दी जाती है, बट इस बार उन लोगों ने कि हम आपको रफ शीट्स नहीं देंगे। एंड काफ़ी बोलने के बाद अराउंड आफ्टर 20 मिनट्स दे गेव अस द रफ शीट, एंड फिर अराउंड 1.5 और 2.5 आवर सर्वर डाउन हो गया अपने आप। फिर वी कंप्लेन टू देम, दे वे लाइक कि पेपर ख़त्म हो गया तुम्हारा, अब नहीं है। और हमारे उसमें ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स दिखा रहे थे कि और पेपर हमारा बाकी है 45 मिनट्स का। फिर दे रीलॉन्च इट, और जितना मैंने मार्क की थी उसको ऑलमोस्ट 25 to 30% अनमार्क हो चुका था, तो आई हैव टू मार्क इट अगेन, और ऐसा 3 बार रिपीट हुआ। एंड आफ्टर लाइक 5 मिनट वेयर ऑल्सो लेफ्ट, उसके पहले मेरा ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। और मेरे जो साइड के थे और कुछ और लोग थे उनके फिर भी 30 to 40 मिनट्स वेयर लेफ्ट। मैं एडवोकेट सचिन गुप्ता। आज CET सेल का एग्ज़ाम्स था, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, जिसका सेंटर जेडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट था, जिसमें दिशा सुरेश नसीने ये अपीयर कर रहे थे, जिनको 7:30 बजे का टाइम दिया गया था, और 180 मिनट्स का उससे टोटल टाइमिंग था, मिनट्स का टाइमिंग था, जिसमें उनको एग्ज़ाम्स देना था। पर कॉलेज में जब प्रशासन जाने के बाद उन्हें रफ पेपर नहीं दिया गया, रफ शीट जब दी गई वो भी 15 से 20 मिनट लेट दी गई, और हर 30 मिनट्स के बाद वो सर्वर शट डाउन हुआ, और जो उन्हें मार्किंग करे थे वो रीमार्किंग करना पड़ा, जिससे उनको एग्ज़ाम में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके लिए वो आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। विक्रम राठौड़, युवा सेना शिवसेना जिला प्रमुख, माजी जिला प्रमुख। आज जो CET एग्ज़ाम थी बच्चों की, तो वो एग्ज़ाम में शासन के तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई, तो उसमें इतनी बड़ी प्रमाण में चुलबुल हुई है कि जो विद्यार्थी लॉगिंग कर रहा था, किसी का लॉगिंग नहीं हुआ, किसी तो लॉगिंग हुआ ही नहीं, और जितने लोगों ने कुछ लॉगिंग किया बीच में ही उन्होंने एग्ज़ाम दी, फिर से सर्वर डाउन हुआ। उसके बाद में जब फिर से लॉगिंग हुई तो उनके जो आंसर उन्होंने टिक किया था वो टिक भी चली गई। तो इस कारण बहुत बड़ी भूल प्रशासन की तरफ से हुई है एग्ज़ाम में। इसके लिए हम सभी अभी जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम से वंचित रही है उनको सबको एकत्रित करके हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। तभी पश्चात मंडे को हम लोगों ने हाईकोर्ट में भी जाने का
निर्णय लिया हुआ है, और यदि प्रशासन की तरफ से यदि ये जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम विद्यार्थियों के साथ में शिवसेना युवा सेना एकदम शिवसेना स्टाइल में हम आंदोलन करेंगे और विद्यार्थियों को न्याय मिला के देंगे. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरुसोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेन्स वेयर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार. सत्य परमो धर्म. शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में श्री वेद माता गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर में श्री राम गौशाला में सप्त गौ मंदिर और प्रदक्षिणा मार्ग का उद्घाटन और 24 कुंडीय गौ पुष्टि गायत्री महायज्ञ का आयोजन दिनांक 25 और 26 मार्च को आयोजित किया गया. इस 2 दिवसीय आयोजन में सायकालीन शांति कुंज हरिद्वार से पधारे योगी राज बल्कि गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन कुसन नागो से दीपक चोपड़ा और समाज सेवी मनोहर टहलियानी और राजकुमार पाठक के हाथों से दीप प्रज्वलन करके इस आयोजन का शुभारंभ हुआ. सायकालीन दीप महायज्ञ में प्रमुख अतिथि के रूप में भागवताचार्य संत मनीष महाराज ने गौ माता के महत्व पर अपना विशेष उद्बोधन देकर अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया. शांति कुंज हरिद्वार से पधारे योगीराज बल्कि ने दीप यज्ञ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के विचारों को परिजनों तक प्रेषित किया. गौ माता में स्थित 33 कोटि देवताओं की ऊर्जा को जागृत कर विश्व कल्याण के लिए 24 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ के देव पूजन के साथ साथ कामधेनु स्वरूपिणी सर्वदेवमयी सुसज्जित गौ माता का षोडशोपचार पूजन और नूतन श्री राम गौशाला सप्त गौ मंदिर प्रदक्षिणा का उद्घाटन किया गया. इसके बाद 24 कुंडीय गौपुष्टि गायत्री महायज्ञ में चंद्रपुर जिले से पधारे 900 से अधिक परिजनों ने महाप्रसाद ग्रहण किया और यज्ञ में अपनी भागीदारी अर्पित की. यज्ञ के दौरान गुरु दीक्षा संस्कार और गर्भ संस्कार भी संपन्न किया और कई परिजनों ने गौ सेवक और गौग्रास बनने का संकल्प भी लिया. अनुपम भगत के माध्यम से गौशाला में गौ निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई और उनके ही माध्यम से अनेकों परिजनों ने तुलादान किया. ऐसी जानकारी देवालय समिति वेद माता गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर द्वारा दी गई. ऐसी शक्ति हमें दो माता, हम तेरे गुण गाएं. तू सच्चित आनंद वही है, यह सबको बतलाए. तो ये विशेष जो है पूजन यहाँ पर गौ वस्तु का किया गया. इसके साथ में भी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं. 33 कोटि देवताओं की जो ऊर्जा है उसको प्रकाशमान करने के लिए, गौ की आराधना करने के लिए, माँ गायत्री की आराधना करने के लिए इस उद्घाटन पर्व के पूर्व संध्या में हम सब लोग यहाँ पर दीप यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं. और इसी के साथ 24 कुंडीय यज्ञ. यहाँ 24 कुंडीय यज्ञ की थोड़ी परिभाषा मैं आपको कर दूं कि मूलतः सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले 24 तत्व है, 24 देवता, 24 अवतार है. और इन 24 की गिनती आपके अंगों के साथ भी होती है. हाथों के 2 हाथों की उंगलियां 5 और 5 10 होती है और 2 पैरों की उंगलियां 5 और 5 10 होती है. तो 10 और 10 20 हुए और 20 के साथ में आपके 2 हाथ और 2 पैर मिला करके 24 हुए. अवतार जो है 24 बताए हुए, तीर्थंकर 24 बताए हुए हैं, पैगंबर 24 बताए हुए हैं और संसार के संचालन करने वाले तत्व भी 24 है. और इन 24 तत्वों में पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रिया है, पंच कर्मेंद्रिया है, पंच तन्मात्रा है. ये 4 5 गुणिला 4 होकर के 20 हुए. और इनके साथ में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह 4 हमारे अंतकरण है. तो बाह्यकरण और अंतकरण का मिलाकर के चिंतन का आधार ये था कि गौशालाएं बहुत होंगी, लेकिन ऐसे कोई गौ का स्थान हो, ऐसा कोई गौ वास्तु बने कि जिसके द्वारा गो संवर्धन की प्रक्रिया लोगों को सिखाई जाए. एक आदर्श पद्धति निर्माण की जाए जो जन जन में प्रकाशित की जाए. एक व्यवस्था बने और उसी के साथ साथ एक पूजनीय स्थान बने. अब 3 पद में गायत्री 3 काल के लिए बताई गई है और वो गौ में से ही प्रकट हुई है. 7 दिन के अलग अलग संध्याएं हैं और 7 दिन के अलग अलग संधियों के अनुसार 7 दिन के अलग अलग गायत्री के रूप होते हैं. तो क्यों न हो 7 गायों की परिक्रमा यहाँ पर की जाए. और वैसे भी गायत्री मंत्र के अंदर में ओम भू भुव स्व, ये 3
लोकों का वर्णन तो है, लेकिन आगे जो ब्रह्म तेज की बात है, ब्रह्मा जी तो सप्तलोक में, वो सबसे ऊपर जो है सत्यलोक में विराजमान है। और इसलिए कहते हैं कि भू भुआ स्व म जन तप और सत्य, ये सातों लोकों के अंदर जो चराचर जगत में वेदों के साथ में गौ की पूजा हो रही है, ये 7 लोकों की 7 गौवें हैं। लोग पूछे कि 7 गाय क्यों, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, तो इसका भी विश्लेषण यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 7 गाय हैं ये सप्तलोक की विशेष कामधेनु है, जो सप्त धरा पर वास करके सभी की चेतना को प्रकाशित करती है। सातों लोक में जो गायत्री का स्वरूप है वो उसी से प्रकट है, प्रकाशित है। और इतना ही नहीं, 33 कोटि देवता, ये 33 कोटि देवता इसी गौ माता में समाये हैं। तो जरा सोचिए कि जो 33 कोटि देवता ये बसते कहाँ हैं, इनका एड्रेस क्या है, इनका ठिकाना क्या, इनका स्थान क्या है। तो इन्हीं सातों लोक में, उर्दू में, क्योंकि नीचे तो जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, इन 7 लोकों के अंदर में असुरों का वास है। तो हम यहाँ पर जब देवी संपदा के साथ जोड़ना चाहते अपने आप को, तो 7 लोक में, दिव्य लोकों में वास करने वाले उन 7 गौओं के अंदर रही हुई 33 कोटि देवताओं की संपूर्ण ऊर्जा को हम लोग जब एक स्थान पर एक गौशाला में, गौ मंदिर के रूप में प्राप्त करेंगे, और 7 दिन हम लोग भले न आ पाए, लेकिन हफ्ते में एक बार भी यदि सप्त गौ परिक्रमा हम लोग करेंगे तो हमारे 7 सर्ग जागृत हो जाएंगे, और इसके कारण हमारे भीतर में ब्रह्म तेज जागृत होगा। कितना भी दूषित हमारे अंदर में प्रभाव होगा, सारा के सारा नष्ट हो जाएगा। तो गौ और गायत्री का अखंड कृपा हम सबको मिले, इसलिए माँ गायत्री के सानिध्य में सप्त गौ मंदिर का निर्माण हो, ऐसा हमने यहाँ पर संकेत किया था। जिस समय संकेत किया था यहाँ के व्यवस्थापकों की, आप सब लोगों की ऐसी श्रद्धा और आस्था थे कि महाराज जी जब कुछ बोल रहे हैं तो इसमें कोई विशेष सार जरूर होगा, लेकिन वो सार क्या था उसका उद्घाटन हमने आज आपके सामने इन शब्दों में किया हुआ है। वास्तव में बहुत बड़ा दिव्य कार्य और चंद्रपुर के शक्तिपीठ को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कई साल पहले दिया था और साम दाम दंड भेद से उन्होंने लगभग ऐसा कर भी दिया था। 50-60 सालों तक सत्ता भोगने वाली कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर समझ में ही नहीं आ रहा था कि विरोध कैसा करें, जिसके चलते उनका पतन तेजी से होने लगा। कई दिग्गज कांग्रेस नेता या तो पार्टी छोड़ दिए और उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस मजबूत विरोधी के रूप में अपनी छवि नहीं बना पा रही थी और बीजेपी आईटी सेल में उनके सबसे प्रमुख नेता को पप्पू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई इलेक्शंस हारने और बीच बीच में 1 से 2 राज्य जीतने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। 5 महीने चली इस यात्रा ने अप्रत्यक्षिक रूप से मोदी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी और लगा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जिंदा हो गई और देश को राहुल गांधी के रूप में एक मुखर नेता मिल गया। मगर इस यात्रा का नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए और उन्हें तरह तरह के केसेस में फंसाकर उलझा दिया, जिसका छुटपुट विरोध कांग्रेस पार्टी करती रही। मगर हद तो तब हो गई जब एक केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और दूसरे दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। कई लोगों ने और विशेषज्ञों ने इसे भाजपा की भूल और कांग्रेस के लिए एडवांटेज पॉइंट बताया, मगर कई लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए, क्या कांग्रेस ही इसे भुना पाएगी? और लगता है जैसे इन विशेषज्ञों का डर सच साबित हुआ। कम से कम चंद्रपुर में तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर हुए इस एक्शन के बाद लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस ही बड़े मात्रा में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट करेंगे और जनता तक संदेश पहुंचाएंगे। मगर इन लोगों की आशा को तब झटका लगा जब कल रविवार दिनांक 24 मार्च को गांधी चौक में चंद्रपुर से महाराष्ट्र के एकमात्र कांग्रेसी सांसद और पूर्व शिवसेना के आक्रामक नेता बालू धानोरकर के नेतृत्व में स्थानिक गांधी चौक पर सत्याग्रह आंदोलन रखा गया, जिनमें गिनकर 40 से 50 लोग ही उपस्थित थे और वहां पर होने वाली नारेबाजी में भी जोश या आक्रामकता दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि बाद में पत्रकारों को दिए गए बाइट में सांसद धानोरकर बहुत ही संयमता से बोलते हुए नजर आए। इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी जनता में ये चर्चा सुनाई दी कि क्या इतने कांग्रेसी ऐसे आंदोलन से सही में विराट भाजपा और मोदी का सामना कर पाएंगे। इससे ये भी सवाल उपस्थित होता है कि क्या सही में चंद्रपुर और अन्य ठिकानों पर इन कांग्रेसियों की ताकत कम पड़ रही है या फिर नियत में कुछ और ही है। पूर्ण भारत देशाचा संपूर्ण जगाला माहिती आहे की संसदेच्या माध्यमातून 24 तारखेला जो प्रकार या देशामध्ये घडला, या संविधानामध्ये या संविधानाची पायमल्ली करायचं काम लोकसभेच्या सचिवालयाच्या माध्यमातून झालेलं आहे। अधिसूचना काढून आदरणीय राहुलजींची खासदारकी अपात्र करण्याचं काम या भाजप सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे आणि लंडनमध्ये कुठेही त्यांनी असं आदरणीय राहुलजींनी वक्तव्य केलेलं नाही
की भारताची लोकशाही ही धोक्यात आलेली आहे अशी कुठलीही क्लिप किंवा कुठलंही भाष्य त्यांनी केलेलं नाही. त्यांनी उलट लंडनमध्ये हे बोलले की भारत देशातले प्रॉब्लेम ज्या काही अडीअडचणी असेल ते सोडवण्यासाठी भारत देशातले नागरिक हे सक्षम आहे, हे त्यांच्या प्रति म्हणजे त्यांच्या लेवललाच ह्या सगळ्या समस्या सोडवणार अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्यांनी केलं. परंतु त्यांच्या वक्तव्याचा गैरवापर करून सभागृह चालू न देणं हे काम BJPच्या माध्यमातून झालं, त्यांच्या खासदाराच्या माध्यमातून झालं. आणि अदानी आणि मोदी यांचे संबंध काय आहे, या देशाचे पंतप्रधान मोदीजी आणि अदानी यांचे संबंध कशा पद्धतीचे आहे, 20,000 कोटी रुपये जे अदानीच्या कंपनीमध्ये आले कुठून, अदानीकडे एवढा मोठा पैसा आला कुठून, अशा पद्धतीचे प्रश्न भविष्यात आदरणीय राहुलजी विचारणार होते. राहुलजींचं भाषण झालं, त्याच्यानंतर लंडनमध्ये राहुलजी देशाचा अपमान केला, राहुलजींनी लोकशाहीचा अपमान केला आणि परराष्ट्रांना असं आवाहन केलं की तुम्ही आम्हाला मदत करा, आमच्या देशाला मदत करा आणि आमच्या देशाची लोकशाही वाचवा. असं कुठलंही विधान आदरणीय राहुलजींच्या माध्यमातून झालं नाही. त्याचं खंडन करायसाठी ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर आरोप केले BJPच्या खासदारांनी, त्याचं खंडन करायसाठी त्यांना लोकसभेत बोलणं हे फार महत्त्वाचं होतं. म्हणून त्यांनी विनंती केली, 2 पत्र पाठवले, स्वतः लोकसभा अध्यक्षांना ते जाऊन भेटले की मला याच्यामध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यूज होऊ द्या, मला माझं म्हणणं बोलू द्या. पण त्यांचा आवाज माईक बंद करायचं काम केलं, त्यांना बोलू दिलं नाही. उलट त्यांना बडतर्फ करायचं काम या BJP सरकारने केलेलं आहे. या देशामध्ये आता अराजकता माजलेली आहे, या देशामध्ये हुकुमशाहीची राजवट ही चालू झालेली आहे. या देशातला सर्वसामान्य नागरिक, एखादा उद्योजक असो, एखादा व्यापारी असो, नोकरी वर्ग असो, कोणीही सरकारच्या विरोधात तोंड उघडायला तयार नाही, सरकारच्या विरोधात बोलायला तयार नाही. इव्हन हेच सोडा, पण पत्रकार बंधूसुद्धा कोणी बोलायला तयार नाही. पत्रकार बंधूसुद्धा त्यांना त्या पद्धतीचे प्रश्न विचारायला तयार नाही. पत्रकार बंधूंचा नेहमी रोष असतो की आम्ही लोकप्रतिनिधी निवडून गेलेत, त्यांनीच बाजू मांडावं, त्यांनीच देशाचं संरक्षण करावं. पण मी पत्रकार बंधूंना आव्हान करतो की त्यांचंसुद्धा कर्तव्य आहे की या देशात होणारा भ्रष्टाचार, या देशात ज्या रूढी परंपरा आता नवीन चालू झाल्या या संदर्भामध्ये आणि ज्या पद्धतीनं जाती धर्मामध्ये भेदभाव निर्माण करण्याचं काम या BJP सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आम्ही पत्रकार बंधूंनासुद्धा आवाहन करतो की तुमच्या माध्यमातून या सरकारच्या नेत्यांना, या सरकारना तुम्हीसुद्धा त्या भाषेत विचारलं पाहिजे, कारण तुम्हीसुद्धा या भारत देशाचा अविभाज्य घटक आहात, त्या लोकशाहीचा एक पायासुद्धा आहात. म्हणून ज्या पद्धतीनं लोकप्रतिनिधीचं कर्तव्य आहे तसं तुमचंसुद्धा कर्तव्य आहे सर्व पत्रकार बंधूंचं. आणि आज हा सत्याग्रह आंदोलन हे निव्वळ काही राज्यातच नाही तर संपूर्ण भारत देशामध्ये विविध ठिकाणी, प्रत्येक खासदार आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये, आमदार आपल्या ठिकाणी, प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहतो की सगळीकडे होत आहे. आणि हे आंदोलन, अशा पद्धतीचं आंदोलन हे सातत्याने चालू राहील जोपर्यंत या देशाची लोकशाही अबाधित राहणार नाही, जी पूर्ववत येणार नाही. जे 2014च्या आधी या देशाचं चित्र होतं, बंधुभाव, एकत्र सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन गुण्यागोविंदानं राहत होते. पण आता आपण परत एक नवीन बघितलं की राहुलजी OBCच्या विरोधात बोलले. आता एखादी क्लिपसुद्धा काहीतरी दाखवलं पाहिजे की कुठं राहुलजी OBCच्या विरोधात बोलले. म्हणजे कशा पद्धतीनं या देशाची वाट बदलवण्याचं काम, या देशाच्या लोकांना भरकटण्याचं, लोकांमध्ये वादविवाद निर्माण करण्याचं काम यांनी करायला सुरुवात केलेली आहे. आता काही दिवसांनी आपल्याला असं म्हणावं लागेल ना की आम्हाला हे राष्ट्रच OBC राष्ट्र म्हणून घोषित करा. जसं ते हिंदू राष्ट्र म्हणून काही साधू संत म्हणतात की हे हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करा, त्याच्यासारखं दादा म्हणावं लागेल की हे OBCवरती घाला घातला असं राहुलजीवरती यांनी आरोप केला आहे. आता आम्हाला म्हणावं लागेल की तुम्हाला एवढंच प्रेम आहे तर आता OBC तुम्ही हे काम करा, तर OBC राष्ट्र म्हणून घोषित करून टाका या हिंदुस्थानला, या भारत देशाला. अशा पद्धतीचा प्रकार एक निर्लज्ज सरकारच्या माध्यमातून होत आहे आणि यांच्या विरोधामध्ये आम्ही सातत्याने लढा देऊ. आपणसुद्धा पत्रकार या नात्याने आपणसुद्धा आमच्यासोबत यावं, कारण विरोधी पक्षाच्या काम करत असताना आधी विरोधी पक्षाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी काही संस्था, काही पत्रकार सोबत राहायचे. आता पण नाही आहे, असातला विषय नाही आहे. पण त्याच तीव्रतेनं तुम्हीसुद्धा याच्यात उतरले पाहिजे. म्हणजे ही लढाई नुसत्या राहुलजीची किंवा काँग्रेस पक्षाची नाही आहे, ही लढाई या देशातील प्रत्येक नागरिकाची लढाई आहे. या देशामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान आणलं आणि या संविधानाच्या माध्यमातून सर्वाला समान न्याय देण्याचं काम
या देशाच्या स्थापनेपासून झालेलं आहे, स्वातंत्र्यापासून झालेलं आहे. आणि ते अबाधित ठेवायचं असेल तर ही हिटलरशाही कुठेतरी थांबली पाहिजे, ही अराजकता कुठेतरी थांबली पाहिजे, ही मनुवादी वृत्ती कुठेतरी थांबली पाहिजे. यासाठी संपूर्ण भारत देश एक संघ झाला पाहिजे, सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्रित आलं पाहिजे आणि या मोदी सरकारच्या विरोधात लढा देणं हे अनिवार्य आहे. म्हणून त्याच्यासाठीच हे आंदोलन आहे.